हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंटिन्यू जो चैप्टर हम कर रहे थे क्लास जो है यहाँ पर 12th का हम चैप्टर कर रहे थे, ये वाला गवर्नमेंट बजट वाला, जो कि क्लास 12th का है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। इसका हमने फर्स्ट पार्ट जो है कर लिया था, वो कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। वीडियो की जो है प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर चैनल के प्लेलिस्ट में वो जो है पार्ट 1 मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने पार्ट 1 में जो है कवर किया था। यहाँ पर बजट के मुख्य उद्देश्य देखे थे और बजट क्या होता है ये हमने समझ लिया था। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर कि बजट के यहाँ पर प्रकार घटक क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बजट के घटक क्या होते हैं। तो देखिए बजट 2 भागों में बांटा जाता है। तो जो बजट होता है 2 भागों में बटा होता है। अब हमने आपको पहले ही बता दिया था बजट होता क्या है। अब यहाँ पर दोबारा से आपको बता देता हूँ। बजट क्या होता है, एक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमति यानी अनुमानित व्ययों एवं अनुमानित प्राप्तियों का वार्षिक जो वित्तीय विवरण होता है उसे बजट कहते हैं। ये मैंने आपको जो है बहुत ही अच्छे से पहली वीडियो में समझा रखा है, तो वीडियो देख ले, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए बजट के घटक क्या होते हैं। यानी बजट के 2 घटक होते हैं, 2 भागों में से बांटा जाता है। पहला होता है राजस्व बजट और दूसरा होता है पूंजीगत बजट। अब राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में क्या अंतर होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। अब देखिए राजस्व बजट की बात करें, ठीक है, राजस्व बजट यहाँ पर देखिए नाम से ही पता है राजस्व की बात हो रही है, और पूंजीगत बजट अब इनको मैं डिफाइन करता हूँ। क्या होगा यहाँ पर देखिए राजस्व बजट में क्या होता है कि राजस्व बजट सरकार की वित्तीय वर्ष में अनुमानित राजस्व प्राप्तियों, ठीक है, व राजस्व व्ययों का ब्यौरा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो राजस्व बजट होता है वो सरकार की वित्तीय वर्ष में अनुमानित राजस्व प्राप्ति व राजस्व व्ययों का ब्यौरा होता है। तो यहाँ पर आपको इस समझ में अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको क्लियरली समझ आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर एक सरकार है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सरकार है। ठीक है, अब सरकार क्या करती है, यहाँ पर सरकार ने बहुत सारी सेवाएं दे रखी हैं। ठीक है, सेवाएं, तो बहुत सारी सरकार क्या करती है, सेवाएं देती है। तो उसके बदले में जैसे कि या मान लीजिए यहाँ पर कोई उद्योग है, यहाँ पर उद्योग है और उद्योग का कोई मालिक है, और ये मालिक क्या करेगा, उद्योग का मालिक है। तो सरकार क्या करेगी, इस व्यक्ति ने उद्योग लगा रखा है, उससे क्या करेगी, सरकार टैक्स वसूलेगी। क्या करेगी, यहाँ पर ये टैक्स लेगी। यहाँ पर क्या करती है सरकार, यहाँ पर टैक्स लेती है। टैक्स यानी कर वसूल करती है, कर लेगी सरकार। ठीक है, इससे क्या होगा, सरकार को प्राप्त होगा पैसा। तो यहाँ पर क्या है, राजस्व की बात कर रहा है। राजस्व क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं राजस्व की बात कर रहा है कि राजस्व बजट क्या होता है। ठीक है, राजस्व बजट क्या है, यहाँ पर राजस्व बजट से मतलब ये हो गया कि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक राजस्व बजट क्या है कि सरकार की वित्तीय वर्ष में, यहाँ पर जो सरकार है, ये जो सरकार है एक वित्तीय वर्ष में, एक, ठीक है, एक क्या होना चाहिए, एक वित्तीय वर्ष होना चाहिए, वित्तीय वर्ष। ठीक है, वित्तीय वर्ष, तो एक वित्तीय वर्ष होना चाहिए। वित्तीय वर्ष के अंतर्गत सरकार जो है यहाँ पर राजस्व की बात कर रहा है। राजस्व मतलब कि राजस्व मतलब हो गया राज, यानी ये सरकार है, सरकार क्या करती है, देश पर राज करती है। ठीक है, सरकार करती है देश पर राज। तो यहाँ पर एक राजस्व की बात हो गई कि सरकार राज कर रही है, तो यहाँ पर ये पैसा लेगी लोगों से। ठीक है, कर के रूप में पैसा लेगी। जैसे कि पुराने ज़माने में क्या होता था, यहाँ पर राजा महाराजा हुआ करते थे। ठीक है, राजा महाराजा होते थे तो वो क्या करते थे, प्रजा पर राज करते थे। ठीक है, प्रजा होती थी, वहाँ पर क्या करते थे, प्रजा पर राज करते थे, रूल करते थे। ठीक है, तो उसी तरह से अब क्या करती है, अब राजा नहीं होते हैं, राजा खत्म हो गए, अब आ गई है सरकार। ठीक है, जो कि प्रजा पर यानी जनता पर राज करती है, लोगों पर राज करती है। तो एक तरह से राज करती है, पैसा लेती है। तो ये राज जो है ना सरकार का, इसके बदले में ये पैसा लेती है। जैसे राजा हुआ करते थे तो राजा क्या करते थे, राजा जो है कर के रूप में यहाँ पर जो है लगान लिया करते थे। ठीक है, लगान या कर कहें कि लिया करते। तो उसी तरह से सरकार क्या करती है, अगर मान लें हम सरकार को राजा मान लें, ठीक है, और जो जनता है हमारे पास उसे प्रजा मान लें, तो यहाँ पर वही वाली सिचुएशन हो जाती है। तो सरकार, जैसे राजा यहाँ पर कर वसूलते थे, यहाँ पर सरकार भी क्या करती है, कर वसूलती है। तो इससे क्या है, राजस्व प्राप्ति होती है। सरकार यानी राजस्व प्राप्ति क्या होती है कि यहाँ पर देखिए राजस्व,
ठीक है। राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति होती क्या? राजस्व प्राप्ति मतलब कि सरकार राजा की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो राजस्व प्राप्ति ऐसी प्राप्ति जो सरकार को कुछ दिए बिना ही प्राप्त होती है, मतलब सरकार इसके बदले में किसी को कुछ भी नहीं देती है, फिर भी ये पैसा सरकार को क्या करता है, मिल जाता है, सरकार को ये पैसा मिल जाता है बिना कुछ दिए, तो वो राजस्व हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं राजस्व प्राप्ति, अब यहाँ क्या हो गया, तो राजस्व तो हो गया, तो यहाँ पर देखिए कि राजस्व सरकारी बजट, ठीक है। क्या होता है कि वित्तीय वर्ष में, एक वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष होता है कि सरकार क्या करती है, अब ये यहाँ पर ये सरकार क्या करेगी, जो ये सरकार है यहाँ पर सरकार क्या करेगी, अनुमान लगाएगी कि हमें इस साल इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत हमें इतना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए इसने सरकार ने अनुमान लगाया, यहाँ पर मैं अंदाज़ा लिख देता हूँ, यहाँ पर अंदाज़ा क्या है कि सरकार ने लगाया अनुमान 200 करोड़ रुपए मिलेगा, ठीक है। इस तरह राजस्व से हमें 200 करोड़ रुपए मिलने वाला है, तो इस तरह से सरकार ने किया कि अनुमान लगा लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जब सरकार अनुमान लगाती है कि हमें कितना पैसा मिलने वाला है फ्री में, कि कुछ भी दिए बिना हमें कितना पैसा मिलेगा, उसे क्या करते हैं, और वो क्या करते हैं उसका विवरण जब रखती है ना, तो उससे क्या कहते हैं, राजस्व, यहाँ पर बजट कहते हैं, राजस्व बजट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्व से प्राप्त, जब प्राप्त मनी से, जब राजस्व से प्राप्त पैसे का जो है विवरण रखा जाता है, उसका जब बजट बनाया जाता है तो राजस्व बजट कहलाता है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि राजस्व बजट क्या होता है, ठीक है। अब हमारा राजस्व बजट हो गया, उसके बाद आता है हमारा पूंजीगत बजट। देखिए यहाँ पर क्या है, पूंजीगत बजट की बात करें तो पूंजीगत बजट में क्या होता है, अब यहाँ पर पूंजी की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पूंजीगत बजट एक वित्तीय वर्ष में, सेम तरीका, ये भी एक वित्तीय वर्ष था और यहाँ पर भी एक वित्तीय वर्ष है, अनुमानित पूंजीगत प्राप्तियां, जो कि अनुमानित पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, इसमें अनुमानित राजस्व प्राप्तियां हो रही थी। राजस्व प्राप्ति क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि सरकार बिना किसी चीज़ का भुगतान किए जो है पैसा वसूल करती है, पैसा अपने पास लेती है, तो उसे राजस्व प्राप्ति कहते हैं। और यहाँ पर जो है पूंजीगत प्राप्ति में क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है, ठीक है, हमें फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या है, पूंजीगत प्राप्तियों तथा अनुमानित पूंजीगत व्ययों का, ठीक है, अनुमानित पूंजीगत व्ययों का विवरण होता है। तो यहाँ पर सरकार जितना भी राजस्व, या देखिए यहाँ पर व्यय की बात भी की गई है। अब सरकार को मान लीजिए 200 करोड़ यहाँ पर पैसा मिला है, 200 करोड़ रुपए यहाँ पर राजस्व से प्राप्त हुए। अब सरकार क्या करेगी, उन्हें व्यय भी तो करेगी, यानी फ्री में जब इसको पैसा मिला है सरकार को, अब फ्री में पैसा देगी भी, ठीक है, सरकार पैसा बांटेगी, यानी सेवाएं करेगी, सेवाओं पर खर्च करेगी पैसा। तो मान लीजिए यहाँ पर इसने सेवाओं पर क्या किया है, सेवाओं पर 180 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 200 करोड़ मिला और 180 करोड़ रुपए इसने खर्च कर दिया। तो इसका जो विवरण होगा एक वित्तीय वर्ष के अंतर, वित्तीय वर्ष मतलब होता है एक निश्चित समय अवधि पर, एक वर्ष के अंदर इन्होंने, जैसे मान लीजिए एक वर्ष के अंदर इन्हें कितना पैसा राजस्व के रूप में मिला, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष के अंदर इन्हें कितना पैसा मिला। तो इसका जब विवरण किया जाता है कि कितना पैसा मिला, फ्री में कितना पैसा मिला और फ्री में कितना पैसा बांटा, तो इसका जो विवरण होता है वो राजस्व बजट के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आ गया कि पूंजीगत बजट में क्या हो जाएगा, पूंजीगत बजट में ये होगा अनुमानित, हम अनुमान लगा लेते हैं कि हमें 200 करोड़ मान लीजिए मिला है, ठीक है, सरकार को क्या मिला है, 200 करोड़ मिला हुआ है, सरकार को अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद प्राप्ति हुई है, प्राप्ति का अनुमान लगाएंगे, उसके बाद व्यय का अनुमान लगाएंगे कितना खर्च हुआ है, ठीक है। उसका जब विवरण बनाएंगे तो उसको पूंजीगत बजट कहेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया, बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। अगर पूंजीगत बजट है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पूंजीगत शब्द को लगा देना है, पूंजीगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत व्यय, ठीक है। यानी पूंजीगत प्राप्तियाँ अनुमानित सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जो है पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत व्ययों के विवरण को हम पूंजीगत बजट कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बजट प्राप्तियां क्या होती हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे बजट प्राप्तियां क्या हैं। बजट प्राप्तियां क्या चीज़ हैं, इससे तात्पर्य एक वित्तीय वर्ष की अवधि में, यानी इससे तात्पर्य क्या है, तात्पर्य मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार की सभी, यानी सरकार के सभी स्रोतों से अनुमानित मौद्रिक प्राप्तियों से है। अब सरकार के सभी स्रोतों की मानी बजट प्राप्तियाँ,
अब यहाँ पर मैंने कहा ना पूंजीगत प्राप्तियाँ, तो पूंजीगत प्राप्तियाँ जितनी भी पूंजीगत प्राप्तियाँ हुई हैं पैसे से रिलेटेड, यानी पैसे से संबंधित जितनी भी धन संबंधित जो है चीज़ें हुई हैं, जितना भी धन आया वो सारी पूंजीगत प्राप्तियाँ हो जाएंगी। और लेकिन यहाँ पर बजट प्राप्ति क्या होगी, यहाँ पर बजट प्राप्ति क्या होगी। अभी हमने समझा था बजट का मतलब होता है हमारा, कि बजट का मतलब क्या होता है कि हम जितना भी एक देश होता है, मान लीजिए एक देश है, ठीक है, इस देश के अंदर जो है कितना पैसा आया है, कितना पैसा, ठीक है, पैसा जो है कितना आया, इन हुआ, और उसके बाद पैसा कितना बाहर गया, ये सभी का जो विवरण रखते हैं ना, कि कैसा कितना पैसा सरकार को मिला है और सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है, इस सभी, और एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत इसका जो लेखा जोखा होता है तो उसे हम बजट कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते थे, बजट कहते थे। अब बजट प्राप्ति, अब बजट में क्या होगा, पैसा कितना सरकार के पास आया, ठीक है, पैसा कितना सरकार के पास आया, वो बजट, वो सभी जितना भी पैसा आया ना, कुल पैसा पूरा का पूरा, उसे हम कहेंगे बजट प्राप्ति। क्या कहेंगे, बजट प्राप्ति। अब यहाँ पर कैसे, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पर सरकार के सभी स्रोत, जितने भी स्रोत हों, सरकार के स्रोत जैसे कि कर वसूल करना, पहला हो गया यहाँ पर कर वसूल करना, दूसरा हो गया यहाँ पर कोई जो है सेवा दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर अस्पताल बनवा रखा है तो यहाँ पर अस्पताल से आता है, या फिर यहाँ पर जो है सरकार ने और किसी चीज़ में निवेश कर रखा है, इनकी कंपनियां चल रही हैं, तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे काम करती है सरकार, उसका पैसा लेती है, उसके बदले में पैसा लेती है। सरकार क्या करती है, बिजली देती है, अब बिजली के बदले में पैसा लेती है, ठीक है, तो यहाँ पर सरकार भले ही कम लेती है, शिक्षा देती है तो कम पैसों में शिक्षा देती है। तो इस तरह से ना क्या करती है सरकार, बहुत सारी सेवाएं देती है जिसके बदले में कुछ पैसा वो लेती है, मतलब पैसा लेती है। और इस तरह से जितने भी कमाई के जितने भी स्रोत है, जैसे कि एक इंसान होता है ना, जैसे एक बिजनेसमैन होता है, तो उसके जितने भी बिजनेस होंगे ना, तो उन सभी से उसको पैसा आता है, मनी आती है, मतलब पैसा आता है, मुद्रा आती है उसके पास। उसी प्रकार से सरकार है, सरकार के जितने भी जो है कमाई के जरिए हैं, जितने भी मतलब जरिए जहाँ जहाँ से पैसा सरकार को आता है ना, वो सभी जगहों से मिला के जो कुल पैसा सरकार के पास आएगा ना, कुल पैसा, वो सरकार बजट प्राप्ति कहलाएगा। टोटल क्या कहलाएगा, बजट प्राप्ति कहलाएगा। तो आई होप यह क्लियर हो गया। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक, हमारा नेक्स्ट क्या है, हम इसको और देखते हैं बजट प्राप्ति क्या होती है। यहाँ पर हम बजट प्राप्ति की बात करें तो बजट प्राप्ति को यहाँ पर दो निम्न जो है उप वर्गों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम दो उप वर्गों में इसको बांट सकते हैं जो बजट की प्राप्ति होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि राजस्व बजट प्राप्ति हो जाएगी, पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार से हो गया, तो ये होता है प्राप्तियां हो गई, उसी प्रकार से व्यय भी हो जाएगा, आगे इस चैप्टर में आएगा। ये बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजस्व बजट प्राप्ति क्या है, यहाँ पर पूंजीगत प्राप्ति क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है, तो इनमें कन्फ्यूजन वाले हैं। लेकिन मैं आपको इस तरह से समझा दूंगा कि यहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा आपको, और आपके जब ये क्वेश्चन आएगा ना आपके लिए, तो बिल्कुल ही आप क्लियर होंगे और बहुत अच्छे से आप इसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस कुछ शब्दों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप वही लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ शब्द होते हैं जो कि आपको लिखने ही पड़ते हैं। आप बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन आपको उन शब्दों को लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ शब्द आपको यहाँ पर याद करने पड़ेंगे, वैसे याद करने भी नहीं पड़ेंगे, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो। चलिए अब हम देखते हैं राजस्व प्राप्ति की बात करते हैं। यहाँ पर जो हमने बताया बजट प्राप्ति क्या होता है, सरकार को जितना भी पैसा मिला है वो सभी पैसा जहाँ जहाँ से मिला, सभी स्रोतों को मिला के जितना पैसा मिला उसे बजट प्राप्ति कहते हैं। और ये कितने प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार से सरकार को पैसा मिलता है। कितने प्रकार से मिलता है, दो प्रकार से सरकार को पैसा मिलता है। एक होता है राजस्व प्राप्ति, यानी सरकार जो है, मान लीजिए यहाँ पर एक सरकार है, ठीक है, तो अब ये सरकार है, अब सरकार को पैसा दो प्रकार से मिलेगा। एक तो वो कर से ले लेगी, ठीक है, कर कि फ्री में पैसा ले रही है। राजस्व की बात आ जाए जहाँ पर मान लीजिए फ्री में हो रहा है सब कुछ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फ्री में पैसा सरकार को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है पूंजीगत। अब ये पूंजीगत क्या है कि यहाँ पर सरकार को पैसा मिल तो रहा है, लेकिन सरकार ने पहले पैसा उस पर लगाया होगा, यानी सरकार ने पहले पैसा लगाया है, उसके बाद उसको पैसा मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना कि कोई बिजनेसमैन है, या आप भी कोई काम करते हैं, या फिर आपने भी कोई बिजनेस खोला है, तो आपने क्या किया कि अगर आपको उस बिजनेस से 1 लाख रुपए की इनकम हो रही है,
ठीक है। आपको अगर उस बिजनेस से 1 लाख रुपए की इनकम हो रही है तो आपने उस बिजनेस में पहले पैसा लगाया होगा, ठीक है। क्या किया होगा, आपने उस बिजनेस में पैसा लगाया होगा, तभी आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है। तो उसी प्रकार से सरकार भी अपने जो है प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है, यहाँ पर जो काम करती है उसके लिए पैसा लगाती है, उसके बाद जो काम कंप्लीट होता है उससे जो है ये पैसा कमाती है। तो इसी प्रकार से सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो यहाँ पर एक पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं राजस्व प्राप्ति क्या है। यह वह प्राप्ति होती है, यानी क्या होती है, यह वह प्राप्ति होती है जिनमें सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं होती। तो मैंने वही बताया है कि राजस्व प्राप्ति जो सरकार को फ्री में मिल जाता है, यहाँ पर इसको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, यानी अपना एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसको फ्री में सब कुछ मिल रहा है सरकार को। तो यानी परिसंपत्ति जो सरकार की है ना, वो उतनी की उतनी है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो परिसंपत्ति मतलब जैसे कि अगर मैं सरकार की बात करूं, यहाँ पर सरकार की तिजोरी है और इस तिजोरी के अंदर मैं बात करूं तो ये तिजोरी के अंदर पूरा का पूरा धन जो सरकार का था वो वैसे का वैसा रहेगा और उसको बाहर से मिलेगा, एक भी तिजोरी से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही जब होता है जब सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी ना हो, देखिए प्राप्ति यहाँ पर शब्द से समझिए, बहुत ही कन्फ्यूजन शब्द होता है ये यहाँ पर कि अभी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है, लेकिन जब ये 4 शब्द एक साथ आते हैं ना, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शब्द को पकड़ना है, डेफिनेशन को नहीं पकड़ना है। क्या, शब्द को देखना है। राजस्व मतलब आपको समझ लेना है फ्री में हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा शब्द देखना है यहाँ पर प्राप्ति। अब बात हो रही है कि सरकार को मिलने की, प्राप्ति मतलब सरकार को पैसा मिलने की बात हो रही है। अब सरकार को पैसा मिल रहा है, यानी ऐसा पैसा जो सरकार को पहले फ्री में मिल रहा है, यानी फ्री में मिल रहा है तो सीधी बात है। यहाँ पर डेफिनेशन में आइए, अब यहाँ पर कि आपको परिसंपत्ति सरकार की बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। परिसंपत्ति यूज करना है, ये वाला शब्द यूज करना है। जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको याद रखना है कि परिसंपत्ति में कमी नहीं होती है, बस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता चल गया ना, राजस्व जो फ्री में अगर सरकार को कुछ मिल रहा है, प्राप्ति हो रही है, तो उससे परिसंपत्ति में कमी नहीं होगी, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं कि इसमें परिसंपत्ति में कमी नहीं। उसके बाद आता है उदाहरण। यहाँ पर देखिए सार्वजनिक क्षेत्र से उद्गमों की आय, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्गम आय है, बिजली विभाग है, वहाँ से सार्वजनिक है, वहाँ से क्या है, सरकार को आय होती है, ठीक है। उसके बाद आता है पूंजीगत प्राप्ति। अब ये क्या होती है, अब यहाँ पर हम समझते हैं, पूंजीगत प्राप्ति को देख लेते हैं। पूंजीगत प्राप्ति में देखेंगे, पूंजीगत प्राप्ति में क्या है, ये वे प्राप्तियां होती है जिनमें सरकार की देयता उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार ने जहां यहाँ पर अगर पैसा लगा, यहाँ पर ये है क्या, राजस्व प्राप्ति। मैंने कहा राजस्व प्राप्ति की फ्री में मिल रहा है सरकार को, लेकिन पूंजीगत प्राप्ति का मतलब हो गया कि यहाँ पर सरकार की देयता उत्पन्न होगी, मतलब पूंजीगत इसको फ्री में नहीं मिला है। अब यहाँ पर सरकार को ये जो बैंक था, मतलब सरकार का जो बैंक है, अब यहाँ पर अगर इसने कुछ अपने बैंक के अंदर रखा है पैसा, तो यहाँ पर जब राजस्व प्राप्ति की बात आई तो इसमें फ्री में मिल रहा है, इसके बैंक से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, इसको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत यहाँ पर क्या होगा, अगर सरकार को कुछ चाहिए, यानी और पैसा चाहिए, तो उसके बाद यहाँ पर बाहर से जब पैसा लेगी, मान लीजिए सरकार को और यहाँ पर 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है सरकार को, यहाँ से अभी सरकार क्या करेगी, उधार ले लेगी, ठीक है। उधार सरकार किसी बैंक से यहाँ पर बैंक से उधार लेगी। बैंक से उधार लेने के बाद अब क्या है, अब ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो है अब पैसा उधार लिया, अब पैसा वापस नहीं करेगी, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए विदेश से पैसा वापस यहाँ उधार लिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि वापस नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो यहाँ भले ही आज ना करना पड़े, बाद में करना पड़ेगा, मतलब इसकी देयता उत्पन्न हो जाती है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि पूंजीगत में क्या होगा, फ्री में नहीं मिलता है, अगर पैसा सरकार को मिल रहा है तो उसको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होती है पूंजीगत प्राप्ति। तो आई होप दोस्तों क्लियर होगा यहाँ तक। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगर आपको बहुत वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इकोनॉमिक्स की क्लास 12th 11th की, और जो है यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस की जो है 9th 10th की आपको सब कुछ मिलता रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने भाई बहनों को आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें,
ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, हम वहाँ पर देखेंगे इन दोनों का कंपैरिजन, चारों का कंपैरिजन। तो यहाँ पर आप सारी वीडियो देखें तभी आपको जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लंबा है और मैं इसको एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, आप भी बोर हो जाएंगे। और क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में ही कवर करूँगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये चारों पॉइंट कवर हो जाएंगे ना, उसके बाद में दोबारा से चारों को कंपेयर करूँगा, और जिसके बाद आपका जो है पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आई होप दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं हम। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।